गाइस लिटरली आज का जो केस मैं आप लोग के सामने लाया वो पहली बात तो मैं यही बता दूं कि वो रियल केस है। और जो केस जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं आपको वो बहुत ही सस्पेंसफुल और बहुत ही वायलेंट ब्रूटल केस है जिसके एक्सक्लूसिव फोटोज मुझे मिली है और वो एक्सक्लूसिव फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा एंड में सारी रियल फोटोज एविडेंसेस दिखाऊंगा। मेन बात तो क्या है कि इस केस की रियल फोटोज एक्सक्लूसिवली मैं दिखाने वाला हूँ एंड में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टिंग वाला केस है, बहुत सस्पेंस वाला, आप समझ ही नहीं पाओगे भाई ये क्या किया, किसने किया। ये मर्डर के ऊपर केस है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो केस है मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। ये जो केस है एक फैमिली के बारे में है जिसका बहुत ही वायलेंटली मर्डर हो गया था केबिन में। और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो उन्हें पता चला कि बड़ी बड़ी शॉकिंग चीज़ है इस इंसिडेंट में और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनका मर्डर हुआ था। मैं जो रियल फोटोज दिखाऊंगा आप वो फोटोज देख के ही समझ जाओगे कि बाप रे कैसे उन बेचारों को मारा गया है। और इस केस ने एक मूवी को भी इंस्पायर किया, बहुत ही सुपर हिट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी इसी से इंस्पायर्ड है और बहुत कम लोगों को ये बात पता है। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे बस दो बातें कहना चाहूंगा कि अभी जस्ट मैंने 45 डेज का चैलेंज कंप्लीट हुआ है। इवन 50 डेज अब कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने 45 डेज का पार्ट 2 एक्सटेंड कर दिया था, यानी 90 डेज का चैलेंज। तो उसके 53 डेज भी कंप्लीट हो गए। ये 54th डे पे मैं डालूंगा वीडियो। तो आप लोग का प्लीज़ मुझे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। एंड एक बार आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिए, किसी भी वीडियो को देखिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैं एंड टू एंड सारे रियल केसेस डालता हूँ, मिस्टीरियस, हॉरर, क्राइम, थ्रिलर, बहुत ही अच्छे और ओनली रियल केसेस। और सब में मैं रियल फोटोज और एविडेंसेस दिखाता हूँ ताकि प्रूव हो पाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये रियल केस ही है। तो आप एक भी वीडियो मेरे चैनल में देख लीजिए क्योंकि सारी वीडियोस ऐसी है जिन्हें मैं नहीं चाहता कि आप बिना जाने इस धरती से जाए। तो जरूर जाके चेक करिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप क्राइम, थ्रिलर, हॉरर और मिस्ट्रीज के फैन है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये केस में हल्का सा भी इंटरेस्ट है, देखिए अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा हो कि हाँ क्या केस होगा पता नहीं, आगे देखते चलो, लेकिन जब आप इस केस के बारे में जानोगे तो बहुत ही शॉकिंग टाइप का केस है। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है ये। बट एक केस ऐसा था जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा, हिंटर कैफे मर्डर्स। इस केस में मतलब कि एक घर था, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एक घर था, वहां पर उस घर का जो हेड था उसको देखा कि कुछ फुटस्टेप्स जंगल से मेरे घर के अंदर आए, बट जाने का उनका कोई साइन नहीं है। उससे पूरा घर छान लिया, पूरा घर ढूंढ लिया, कोई बंदा नहीं मिला। उसके बाद उसकी नौकरानी ने उसका घर छोड़ दिया। उसने कहा कि आपका घर बहुत ही अजीब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में, मैं छोड़ रही हूँ। उसने अपने दोस्तों को जाके बताया कि भाई मेरे एटिक से, मतलब छत से मेरे एटिक्स में चलने की आवाज़ आती है, पर जब मैं वहाँ पे टॉर्च लेके गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, ना ही किसी के होने का निशान था। और अगले दिन उसका और उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो जाता है। और किस तरह होता है और कैसे किया गया वो मर्डर और किसने किया और क्या क्या चीज़ें थी उस केस में, ये चीज़ें जान के आप बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाओगे। तो उस केस को भी आप जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस शॉकिंग रियल इंसिडेंट के साथ जो कि है केडी कैबिन मर्डर्स। 1979 में ग्लेना शार्प नाम की एक लेडीज यहाँ पर शिफ्ट हुई। कहाँ पर? केडी नाम का एक माउंटेन्स है, वहाँ पर केडी रिजॉर्ट है। उस रिजॉर्ट के कैबिन 28 में ये वुमन शिफ्ट हुई अपने 5 बच्चों के साथ। जब ये वहाँ पर शिफ्ट हुई इसे लग रहा था कि लोग पता नहीं कैसे होंगे, जो कि ऑब्वियसली होता है जब नई जगह आप शिफ्ट हो तो आपको लगता है लोग कैसे होंगे, फ्रेंडली होंगे या नहीं, स्कूल कैसा होगा, बच्चे कैसे मैनेज कर पाएंगे। बट वहाँ के लीडर्स बहुत फ्रेंडली थे। बच्चों ने लोकल स्कूल ज्वाइन कर लिया और लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलने लगी, बहुत ही नॉर्मल। बट 1979 में ये लोग शिफ्ट हुए और 1981 में इनके साथ ऐसा हुआ जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 11 अप्रैल 1981 को नीबर्स लोग इनके केबिन में चेक करने आए। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो जो उन्होंने देखा और पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने जो देखा वो सीन ही कुछ ऐसा था जिससे सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पुलिस को भी अंदर तक शिवर कर दिया था।
अब ये जो डिस्कवरी हुई 11 अप्रैल 1981 को, इसके एक रात पहले की बात करते हैं जो कि है 10 अप्रैल 1981। केबिन 28 में रात को ग्लेना शार्प थी और उसका बेटा जॉन शार्प और उसकी बेटी टीना शार्प थे। ये 3 लोग थे और उनका फैमिली फ्रेंड डाना विनगेट थी। तो वो सब वहाँ पर थे, रात में एंजॉय करके सब लोग अपने रूम में चले गए। 10 अप्रैल की रात को सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता। 11 अप्रैल को सुबह एक नीबर ने बहुत ही अनयूजुअल साइलेंस एक्सपीरियंस किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। जब चेक किया तो अभी मैं आपको बताता हूँ। चेक करा, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, शिवर करने लगा और उसने और बाकी विलेजर्स जो वहाँ के नीबर्स थे उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। अब मैं आपको सीन बताता हूँ। जब उन्होंने एंट्री मारी, पूरा मेस हुआ पड़ा था, पूरा वो केबिन 28, हर जगह ब्लड के स्टेन्स, सारी स्ट्रगल की साइंस दिख रही थी, कैसे वो लोग तड़प रहे थे एंड टाइम पर, कैसे वो लोग झटपटा रहे थे अपने आप को बचाने में। कोई इधर जाके गिर पड़ा, कोई टेबल पलटी हुई है, कुछ ऐसा है। मतलब कि इतना ज़्यादा वो अजीब सा ब्रूटल एनवायरनमेंट था कि पुलिस भी देख के डर गई थी थोड़ी देर। मल्टीपल विक्टिम्स और पूरा सीन ब्लड से भरा हुआ था और सबका मर्डर इतने ब्रूटल तरीके से किया गया था कि आप एंड में रियल फोटोज ही देखिएगा। उसके बाद ठीक है भाई, अब बॉडी मिल गई, अब मर्डर को ढूंढा जाएगा। बट एक शॉकिंग बात यहाँ सामने आती है। क्राइम सीन में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो पुलिस को और लोगों को रियलाइज हुआ कि एक फैमिली मेंबर गायब है और वो थी टीना शार्प। उसकी बॉडी वहां पर थी ही नहीं। मतलब कि 3 विक्टिम्स मिले, 3 डेड बॉडीज मिली। वो थी ग्लेना शार्प की, जॉन शार्प की और वो डाना विनगेट की। उसके बाद पुलिस को थोड़ी देर रियलाइज हुआ। देखिए, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं सीन को देखने के। किसी बंदे ने, किसी पुलिस ऑफिसर ने सोचा कि हो सकता है टीना शार्प ने इन सब का मर्डर करके भाग गई हो। किसी ने सोचा कि हो सकता है टीना शार्प को वो किडनैप करके ले गए, या किसी ने सोचा कि टीना शार्प सरवाइव करने के लिए भाग गई। उसके बाद स्टार्ट हुआ सर्च ऑपरेशन माउंटेन्स में, रिवर्स में, क्योंकि वो माउंटेनियस एरिया था तो वहाँ पर रिवर्स, माउंटेन्स बहुत सारे थे। तो हर जगह सर्च करना चालू करा गया टीना शार्प के लिए और टीना शार्प नहीं मिली। लोगों ने यही सोचा कि भाई यार, टीना शार्प मर्डर करके चली गई अपने मम्मी का, भाई का और फैमिली फ्रेंड का। लेकिन लोग ये जानते थे कि नहीं भाई, ऑब्वियस की बात है वो टीना शार्प से मिले थे तो इंसान बता सकता है नहीं यार वो ऐसा इंसान नहीं था, वो तो अच्छा इंसान था, वो ऐसा नहीं कर सकता। और यही हुआ। कुछ महीने बाद टीना शार्प नहीं मिली, टीना शार्प की फाइंडिंग्स मिली। यानी, बट मैं आपको नॉर्मल वे में बताता हूँ कि किसको फाइंडिंग्स बोला जाता है। बॉडी पार्ट्स को, कपड़ों को, एसेसरीज को। लाइक फ़ोन है, लेकिन ये 1981 की है तो फ़ोन तो होता नहीं था, बट ईयरिंग हो गए, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए। तो वो फाइंडिंग्स मिली टीना शार्प की और ये प्रूव्ड हो चुका था कि जो मर्डरर था, जो अटैकर था, वो टीना शार्प को उठा के ले गया था। अब ये केस सिर्फ मर्डर से एक और एस्पेक्ट की तरफ बढ़ चुका था कि आगे और कुछ भी पता चल सकता है और ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया था। पुलिस डीपर इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो कुछ लोगों पर सस्पेक्ट गया, नीबर्स को और कुछ फ्रेंड्स पे सस्पेक्ट गया कि भाई हो सकता है इन्होंने किया हो या फिर इन पर डाउट हो रहा है। बट कोई भी प्रॉपर सॉलिड एविडेंस नहीं मिला और मैं आपको अब ज़्यादा देर वेट नहीं कराऊंगा और ये केस आज भी मिस्ट्री बन के रह गई। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो वहाँ पर रूम था, जो केबिन 28 था, वहाँ पर अंदर चीज़ें क्या मिली थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का साइन मिला था। मतलब साफ साफ पता चल रहा था कि जिन विक्टिम्स को मारा गया है वो बहुत एंड टाइम पर स्ट्रगल कर रहे थे, तड़प के मरे थे और हाउस होल्ड चीज़ें यूज़ करी गई थी मारने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे ये केस कोल्ड हो गया, ठंडा पड़ गया और इसकी मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी फैमिली मेंबर या अंदर के बंदे का काम है। कोई कहता है कि इनकी पुरानी लाइफ से कोई बंदा रिवेंज लेना चाहता होगा, तो ये प्लान्ड रिवेंज अटैक था। ये तो श्योर था कि जो भी ये मर्डर करा गया ये बहुत ही वेल प्लान था। और इसके ऊपर जो मूवी बनाई गई है स्ट्रेंजर्स करके, अगर आप उसके एस्पेक्ट से देखो, उसमें ऐसा इसके बारे में कुछ दिखाया नहीं गया है, वो पार्शियली इससे इंस्पायर्ड है। बट ऐसे देखो तो हो सकता है कोई साइको किलर हो जो मारने आया हो और इन्हें मार के अपना काम करके चला गया।
तो ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है और अमेरिका के मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केसेस में से एक है। अमेरिका के मोस्ट मिस्टीरियस केसेस में से मुझे एक और सॉडर चिल्ड्रन केस, जब घर पर आग लगी और पता चला कि भाई बच्चे आग में जल गए, बट कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि बच्चे जले नहीं हैं, बच्चे जिंदा हैं। कुछ टाइम मतलब कि 1-2 दिन नहीं, महीनों बाद। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई कि बच्चे जिंदा थे, बट ये पेरेंट्स उन्हें क्लेम नहीं कर सकते थे, अपने पास वापस नहीं ला सकते थे। तो आखिर उन बच्चों के साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। मतलब ये केस मिस्टीरियस था। हिंटर कैफे वाला भी बहुत ही अलग लेवल का मिस्टीरियस है, और ये जो सॉडर चिल्ड्रन केस है, माइंड ब्लोइंग केस। आप जरूर जाके चेक करिएगा, मैं सेकंड लिंक इसी का दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार कई केसेस अनसॉल्व और साइलेंट रह जाते हैं, पर उनका ये साइलेंस ये प्रूव नहीं करता कि ये केस नॉर्मल था। बहुत बार सबसे मिस्टीरियस केस ही सबसे ब्रूटल होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बहुत सेफ रहिएगा, अच्छे रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एंड तक सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।